बिग इम्पैक्ट अवार्ड जम्मू कश्मीर 2026 के सभी विजेता, निर्णायक मंडल के सभी सदस्य, बिग एफएम रेडियो के सभी साथी, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज की संध्या का बिग इम्पैक्ट सम्मान समारोह एक प्रकार से बहुत ही अनूठा है। मैं इसे केवल अवसर की भव्यता के रूप में नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं मानता हूं कि यह सम्मान समारोह उन कहानियों के कारण अनूठा है जो इस सम्मान को आज अर्थ प्रदान कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों, पब्लिक सर्विस, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, यानी डिफरेंट सेक्टर्स में दिया गया प्रत्येक सम्मान उस व्यक्तित्व का जिसने अपने जीवन के किसी निर्णायक क्षण में रुकने और यथास्थिति माने स्टेटस को से संतोष करने से इनकार कर दिया था। ये सम्मान समारोह इसलिए भी अनूठा है क्योंकि आज इस मंच पर सम्मानित हस्तियों ने अनिश्चितता के बीच 2 कदम आगे बढ़ने का साहस दिखाया, असफलता से सबक लेकर के एक अच्छा मार्ग चुना। हर बाधा, हर एक चुनौती, जीवन की हर समस्या को एक छिपे हुए अवसर की तरह देखने का भी काम किया। इसलिए मैं समझता हूं कि बिग एफएम के मंच से आज हम केवल कुछ लोगों के सफलता का उत्सव नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम उस जिद, उस साहस, उस कर्तव्य निष्ठा, उस पुरुषार्थ और उस असाधारण प्रयास का सम्मान कर रहे हैं जिसने अलग अलग सेक्टर्स में परिवर्तन और अर्थपूर्ण बदलाव की नींव रखी। मित्रों, अभी वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, यूक्रेन की परिस्थिति और साथ ही टेक्नोलॉजी में हो रहे प्रतिदिन तेज बदलाव को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ परिवर्तन ये महज एक घटना नहीं है, बल्कि परिवर्तन एक वर्तमान की अवस्था बन चुकी है। आज हर सेक्टर के नीचे की जमीन बिना चेतावनी के कितनी जल्दी बदल जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल है। उद्योग धंधे में एक सप्लाई चेन टूट रही है तो दूसरी बन रही है। कंज्यूमर का व्यवहार रातों रात पूरी तरह बदल जा रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर भी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। किसी ज़माने में टेक्नोलॉजी, जिसे किसी भी सेक्टर में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम माना जाता था, आज वही टेक्नोलॉजी हमारी सबसे कठिन परीक्षा ले रही है। और इतने उथल पुथल के माहौल के बीच बिग इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित व्यक्तित्वों ने न केवल इस परिवेश में स्वयं को बनाए रखा, बल्कि उसे नया आकार भी देने का काम किया है। इसलिए मैं उन सबको बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उसी जोश और उसी संकल्प के साथ आगे और भी उपलब्धियां हासिल करेंगे तथा जम्मू कश्मीर और भारत के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। ये सच है कि स्वतंत्रता के बाद से ही लगभग 7 दशकों तक वैश्विक व्यापार में भारत को एक कंज्यूमर की तरह ही देखा जाता था, लेकिन अब समय ने करवट बदली है। अनेक रिफॉर्म्स के बदौलत, और मैं कहूँ कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11-12 वर्षों में एक ऐसा इकोसिस्टम निर्मित करने में सफलता पाई है कि भारत अब महज कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर बनता जा रहा है। भारत इनोवेशन सेक्टर में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भविष्य की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक
आज भारत बन गया है। आज हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कल कुल यूनिकॉर्न की संख्या 111 हो गई, यानी दुनिया का हर 10वां यूनिकॉर्न आज भारत में है, और जिसका टोटल वैल्यूएशन मोर देन $350 बिलियन से आज अधिक आंका जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश भी है। लगभग 65% से ज़्यादा आबादी हमारी 35 वर्ष से कम उम्र की है। युवा उद्यमियों की भागीदारी से मध्यम वर्ग मिडिल क्लास का दायरा भी पिछले वर्षों में देश में बढ़ा है, और वर्तमान में कुल जनसंख्या का लगभग 31-32% ये मिडिल क्लास कैटेगरी के अंतर्गत आ गया है। आज दुनिया में टैलेंट्स या यूं कहें कि स्किल्ड मैन पावर का सबसे बड़ा सप्लायर भी भारत ही बन गया है, और एक अनुमान के मुताबिक अगले 10 वर्षों में टोटल वर्कफोर्स में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% बढ़ने वाली है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 2030 तक भारत की वर्किंग एज वाली जनसंख्या 1 अरब से ज़्यादा होने वाली है। भारत में मोबाइल फ़ोन यूजर्स का सबसे बड़ा बेस आज है। इंटरनेट से जुड़ी हुई कुल आबादी हमारे देश की 627 मिलियन है, जो अमेरिका की पूरी आबादी से लगभग दोगुनी है। डिजिटल भुगतान में पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 है। दुनिया भर में जितने डिजिटल लेन देन हो रहे हैं उसका लगभग 46% ट्रांजैक्शन हमारे देश में हो रहा है। आज भारत का मोटे तौर पर 94% से ज़्यादा हिस्सा 5G से कवर हो चुका है। पूरे दुनिया में इंटरनेट डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी आज भारत ही है और भारतवासी हैं। आज हर महीने प्रति व्यक्ति लगभग 20 GB डेटा भारतवासी कंज्यूम कर रहे हैं, और एक अनुमान के मुताबिक 2028 में ये बढ़कर 62 GB प्रति माह होने की उम्मीद है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आज भारत को अपना फेवरेट डेस्टिनेशन मान रही हैं निवेश करने के लिए। 1500 से अधिक मल्टीनेशनल्स और दुनिया की बड़ी कंपनियों ने अपने वैश्विक क्षमता के केंद्र आज हिंदुस्तान में स्थापित किए हैं। अनेक बड़े बहुराष्ट्रीय संस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में आए व्यापक परिवर्तन को देखते हुए भारत के साथ पार्टनरशिप तलाश रहे हैं। मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स मौलिकता से अपनी नई पहचान गढ़ रहे हैं। ये सच है कि रॉ मटेरियल की चुनौतियां हैं, बावजूद इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी देश की बढ़ी है, मार्केट डाइवर्सिफाई हुआ है, और आज सम्मानित एंटरप्रेन्योर्स को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने केवल व्यापार नहीं किया है बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी नया सृजन कैसे होता है इसका एक उदाहरण समाज के सामने रखते हुए अनेक लोगों को प्रेरित किया है। अर्थव्यवस्था में अगर मैं एजुकेशन सेक्टर को देखता हूं तो हमने मानव क्षमता की दिशा निर्धारित करने में सफलता अर्जित करनी प्रारंभ कर दी है। आज यहाँ एजुकेशन सेक्टर से जुड़े जितने भी साथी मौजूद हैं, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और कोविड पैंडेमिक के पश्चात जो बदलाव इस देश में हुए हैं वो एक नई क्रांति की तरह है। कोविड ने रातों रात फिजिकल क्लास को समाप्त कर दिया, लेकिन चुनौती उस दौर में इस सेक्टर के प्रति जो पैदा हुई वो बड़ी असाधारण थी। इस सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स ने मिल करके शून्य से नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने प्रारंभ किए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी, और जिन सुदूर गांवों में स्कूल कभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते थे, उन गांवों तक भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या देश हो, अधिकांश जगह पहुंच बनाई। एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी का उपयोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इनोवेशन, रिसर्च
पर विशेष फोकस की नई व्यवस्था जो जन्म ली है, मुझे लगता है कि जो भारत का प्राचीन गौरव था, फिर से भारत एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में आने वाले दिनों में विकसित हो। क्योंकि अगर देश के इतिहास को हम देखेंगे तो एक समय था प्राचीन भारत दुनिया की जीडीपी में लगभग 33% कंट्रीब्यूशन 11वीं शताब्दी में करता था। अगर 15वीं शताब्दी की मैं बात करूं तो उस समय भी भारत का कंट्रीब्यूशन 25% से ज़्यादा था। लंबे कालखंड की गुलामी के कारण विदेशी आक्रांताओं ने हमारा धन, यश, वैभव सब कुछ लूटा। उसके कारण दुनिया के कई देश विकसित हो गए। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे पूर्वजों की कुर्बानी से देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1950 का जो आकलन है वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन महज 4% रह गया। इतिहास ने फिर करवट बदला है और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अनुमान लगाया, आज दुनिया की जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 2023 में 15% हुआ और आज का अनुमान है कि वो 16% से ज़्यादा है। मैं मानता हूं कि एजुकेशन, शिक्षा ही वो सबसे बड़ा माध्यम है जो इस देश को फिर से अपने उस गौरव पर पहुंचा सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की मैं बात करूं तो मैं मानता हूं कि इनोवेशन के लिए साहसिक और अपरंपरागत सोच चाहिए, जिसे अक्सर व्यवस्थाएं दबा देती हैं। अनेक व्यक्तित्वों ने देश के उद्यमशील साहस दिखाया है, चुनौतियों के बीच ऐसा मार्ग निकाला है जो आने वाली पीढ़ियों को भी निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। इसी प्रकार हेल्थ केयर सेक्टर को अगर देखें तो पिछले 12 वर्षों में एक सस्टेनेबल हेल्थ सर्विस सिस्टम निर्मित करने का प्रयास देश में हुआ है। इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या की आबादी का देश विविध आवश्यकताओं, सेवाओं तक पहुंच में, असमानताओं और बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने में काफ़ी हद तक सफल हो रहा है। इस सेक्टर से जुड़े एंटरप्रेन्योर्स से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपका योगदान निश्चित रूप से अतुलनीय है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ने मिलकर के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी जिस प्रकार जांच की सुविधाएं बढ़ाई हैं, टेलीमेडिसिन नेटवर्क खड़े किए हैं और प्रिवेंशन के कार्यक्रम चलाए हैं तथा डिलीवरी मैकेनिज्म विकसित की है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। ये सच है कि यात्रा हमारी अभी लंबी है, लेकिन रास्ता हमारा सही है और मंजिल तक हम जरूर पहुंचेंगे। हेल्थ केयर के साथ साथ फिनटेक क्रांति की बात अगर मैं करूं तो पिछले 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समानता की कहानियों में से इसे मैं एक मानता हूं। ये सच है कि 2014 के पहले देश के गरीब आदमी को बैंक जाने की सुविधा नहीं थी। बैंक अकाउंट हो, क्रेडिट इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट तक पहुंच हो, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक सीमाओं के कारण ये बंधे हुए लोग थे। 10-11 वर्षों के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो इस सेक्टर में मोटे तौर पर $31 अरब से अधिक का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हुआ है। स्टार्टअप में 500% की वृद्धि पिछले 10-11 वर्षों में हमारे देश में हुई है। ये जन धन, आधार और मोबाइल, मुझे लगता है कि इस तिकड़ी ने भविष्य की संभावनाओं की एक नई दुनिया बना दी है। एक छोटे शहर का युवा अपने मोबाइल से आज बैंक लोन ले सकता है। कोई दुकानदार ग्राहक से तुरंत भुगतान भी आज प्राप्त कर रहा है। मैं इस क्रांतिकारी परिवर्तन को महज संयोग नहीं मानता, बल्कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और एंटरप्रेन्योर्स की कर्मठता का एक प्रमाण भी, जिसने वित्तीय असमानता को समस्या नहीं बल्कि समाधान योग्य चुनौती समझकर परिवर्तित किया है। मैं कह सकता हूं कि रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने भी पिछले दशक में बड़े स्पष्ट परिवर्तन देखे हैं। ई कॉमर्स ने
बाजार को एक नया स्वरूप प्रदान कर दिया है। और मैं समझता हूं कि सभी एंटरप्रेन्योर्स न केवल संकट का सामना सफलतापूर्वक किए, बल्कि उसका उपयोग पुनर्निर्माण के लिए किया और उन्होंने सेवाओं को रीडिफाइन करते हुए स्थानीय स्तर पर नए प्रयोग भी किए। मैं मानता हूं कि संकट को अवसर में बदल देना यही सच्ची उद्यमशीलता होती है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर में भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने, इनोवेटर्स ने ये काम करके दिखाया है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आयोजकों से, ये बिग इम्पैक्ट अवार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर के किसी आदमी को नहीं दिया गया है। और मुझे लगता है कि इस पर आगे जब भी आप विचार करें तो ऐसे अनेक लोग हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बदलने में बड़ा ही सराहनीय योगदान दिया है। मोटे तौर पर कई भ्रांतियां भी हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन मेरी बड़ी स्पष्ट राय है कि जम्मू कश्मीर के विकास की असली कुंजी इसी खेती और उससे जुड़े हुए लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से ही सबसे महत्वपूर्ण ढंग से और कारगर ढंग से हो सकती है। क्योंकि मोटे तौर पर 70% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर ही आश्रित है, निर्भर है। और जो काम इस सेक्टर में अनेक किसानों ने किया है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। उसमें ज़्यादा समय मैं नहीं गंवाना चाहता हूँ। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इनोवेशन ये किसी एक पल में घटी हुई घटना नहीं है। यहाँ बैठे सभी महानुभाव, सभी हस्तियाँ जानते हैं कि वास्तविक इनोवेशन और सफलता ये बार बार प्रयास करने की एक प्रक्रिया है, तब वो मिलती है। कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहने के साहस से ही सफलता मिलती है। और इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि इंसान के भीतर दृढ़ संकल्प ही क्रिएशन का मूल आधार होता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस दृढ़ संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के विभिन्न सेक्टर्स को और अधिक बेहतर और मानवीय बनाने में योगदान दें। बिग इम्पैक्ट अवार्ड केवल उपलब्धियों का सम्मान नहीं है, बल्कि यह उस प्रभाव का सम्मान है जो आपके कार्य ने समाज और जम्मू कश्मीर पर डाला है। आज के सभी सम्मानित अवार्ड विनर्स को मैं फिर से एक बार दोबारा हार्दिक बधाई देता हूं। आपने केवल एक पुरस्कार नहीं अर्जित किया है, बल्कि आपने प्रभाव और बदलाव को अगर के शिल्पी कहलाने का अधिकार आज प्राप्त किया है। आपके साहस और सृजन से जम्मू कश्मीर भविष्य में और भी अधिक समृद्ध हो। मैं सामाजिक दायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए बिग एफएम की भी सराहना करता हूं। उनके जल यात्रा, ऑर्गन डोनेशन कैंपेन और बिग इम्पैक्ट अवार्ड जैसी पहल के जरिए आप सबने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। विकसित भारत की यात्रा में आपका भी योगदान सराहनीय रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और अंतिम अनुरोध करते हुए कि तमाम प्रयासों के बावजूद पुलिस अपना काम सख्ती से कर रही है, प्रशासन के साथी भी, सरकार भी, कि जम्मू कश्मीर में नशा का असर कम हो। मुझे लगता है कि अभी एक ऐसा प्रश्न है जिस पर पूरे समाज को भी सोचने की आवश्यकता है। और बिग एफएम से मेरी अपेक्षा होगी कि अगला कार्यक्रम आपका इस दिशा में भी होना चाहिए। फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।